नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास क्लास में। आप सभी को बता दें, आज के वीडियो क्लास 9th वालों के लिए खास कर रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के काफ़ी अधिक डिमांड के बाद यह क्लास शूट हो रहा है। क्योंकि आज की इस वीडियो में फाइनली हम बिहार बोर्ड क्लास 9th इतिहास के अध्याय 8, जिसका नाम है कृषि और खेतिहर समाज। कृषि और खेतिहर जो समाज है, जो पहले इतिहास में मतलब पहले पुराने ज़माने में कृषि और खेतिहर समाज कैसा था, इसके बारे में डिटेल से आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और काफ़ी शानदार चैप्टर है। यह चैप्टर आपके भूगोल से भी मिलता जुलता है, ठीक है ना, बिग साइंस से भी है। समझ में आ रहा है? तो इतिहास का चैप्टर है लेकिन साइंस से भी ताल्लुक़ रखता है, सामाजिक से भी मिलता जुलता है। आपका संपूर्ण प्रश्नोत्तर यहाँ देख सकते हैं, संपूर्ण प्रश्नोत्तर इस चैप्टर का कवर करेंगे। एक एक प्रश्न को काफ़ी डिटेल से आपको बताएंगे ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए एकदम आसान भाषा में। और एक और बात, इतिहास का लास्ट चैप्टर है। इसके पहले हमने अध्याय 7 तक का वीडियो अपलोड कर रखा है, क्लास अपलोड कर रखा है। आप जाके 7 चैप्टर तक के सही प्रश्नों का उत्तर देख सकते हैं। आ रहा है समझ में? चलिए इस क्लास को शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए ऊपर बेसिक सा फंडा, क्लास 9th इतिहास, कृषि और खेतिहर समाज, संपूर्ण प्रश्न का उत्तर आसान भाषा में, अध्याय 8 का है। ठीक है, आइए देखते हैं कि एक प्रश्न को। पहला प्रश्न देखिए, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग कवर कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है। तो जो दलहन का मतलब दाल, वैसा फसल जो हम लोग उसके उत्पादन के बाद दाल बनाते हैं। ठीक है, दलहन मतलब दाल होता है। तो दलहन फसल वाले पौधों की जड़ों की गांठों में क्या पाया जाता है? तो आपको याद रहे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। ठीक है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाया जाता है। आ रहा है समझ में? एक एक प्रश्न को बढ़िया से लिखिएगा, नोट करिएगा ताकि दिक्कत ना हो। आगे 2 नंबर प्रश्न है, शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है। शाही लीची बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है? तो शाही लीची की जब बात आए तो आपको मारना है भागलपुर का, सॉरी मुजफ्फरपुर दिख रहेगा, मुजफ्फरपुर। शाही लीची बिहार में कहाँ मिलता है? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर बिहार में सबसे अधिक लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है। तो शाही लीची बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर में होता है। आ रहा है? आगे 3 नंबर प्रश्न है, देखिए, रबी फसल बोया जाता है। तो रबी फसल जो गेहूं के साथ बोया जाता है उसे रबी फसल कहेंगे, और ये ठंडी के दिनों में बोया जाता है। रबी फसल को हम लोग जब सर्दी का मौसम चलता है, ठंडी का मौसम आता है, उस समय हम लोग रबी फसल को लगाते हैं। और रबी फसल बात करें, गेहूं के साथ जो फसल बोते हैं उसे रबी फसल कहते हैं। अब इसकी जो बुआई है अक्टूबर नवंबर में की जाती है। अक्टूबर नवंबर दिख रहा है कहीं का? ये रहा आपका अक्टूबर नवंबर में इसकी क्या कर जाती है? अब बुआई कर दी जाती है। अब रबी फसल को कब बोते हैं? अक्टूबर और नवंबर में। कोई दिक्कत? आगे है 4 नंबर प्रश्न, केला बिहार में मुख्यतः होता है। तो केला एक हाजीपुर प्रसिद्ध है बिहार में। केला है क्या? बिल्कुल हाजीपुर। बिहार में केला के लिए कौन प्रसिद्ध है? हाजीपुर। ठीक है ना, बिहार में बिहार में मुख्यतः केला बिहार में मुख्यतः होता है कहाँ? हाजीपुर में। हाजीपुर का केला पूरे देश में फेमस है। ठीक है ना, काफ़ी मीठा लगता है। कभी मौका मिले तो खाइएगा। इसके मुजफ्फरपुर में केला का उत्पादन होता है लेकिन हाजीपुर का काफ़ी अधिक फेमस है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 5 नंबर प्रश्न मिलेगा, चावल बिहार के किस जिला में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? यहाँ पर चावल की बात हो रही है। बिहार के किस जिला में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है? तो रोहतास जिला में। किस जिला में? रोहतास। बिहार के रोहतास जिला में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। ठीक है ना, आगे गर्मा फसल किस ऋतु में होता है? तो गर्मा फसल जाहिर सी बात, इसका नाम है गर्मा, गर्मी में होता है, ग्रीष्म ऋतु में होता है। गर्मा फसल किस ऋतु में होता है? आपको बोलना सर गर्मा फसल ग्रीष्म ऋतु में होता है। गर्मा फसल किस ऋतु में होता है? ग्रीष्म ऋतु में। दिक्कत हो तो बोलिएगा, आपको डाउट लगे थोड़ा सा भी, आपको कहीं से भी डाउट लगे तो बोल दीजिएगा सर हमें डाउट है। आगे रेशेदार फसल को चुने। इसमें कौन रेशेदार फसल है? तो आम में तो रेशेदार तो फल है, लीची फल है, धान फसल है। ये फसल की बात है, दोनों आपका फल हो जाएगा, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अभी तो गलत लग रहा है। ठीक है, ठीक है, ये धान तो रेशेदार नहीं होता, हमारा कपास हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपास। कपास हमारा क्या है? रेशेदार फसल है, कपास। ठीक है ना, आप एक एक क्वेश्चन को बुक से भी मिला लीजिएगा। ठीक है ना, क्लास 9th का इतिहास है, NCERT का। ठीक है, आगे 8 नंबर, अगहनी फसल को चुने। इसमें अगहनी फसल को चुनना है। कौन अगहनी फसल है जी? अगहनी, ये तो 3 अगहनी, चावल आपका हो जाएगा। चावल आपका अगहनी फसल में आ जाएगा। ठीक है ना,
चावल आपका किस फसल में आ जाएगा, चावल आपका अगहनी फसल हो जाएगा, बाकी ये आपका नहीं होगा। ठीक है ना, आ रहा है। चलिए आगे जैसे बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो आपको मिलेगा उपयुक्त शब्दों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करें उपयुक्त शब्दों से, यानी आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिल गया। यहाँ पर आपको सही गलत करना है। ठीक है ना, सही और गलत यहाँ पर करना है। एक और बात देखिए, हमने पहले से इसको वन लाइनर क्वेश्चन हमने इसको बना दिया है। ठीक है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। हमने जहाँ जहाँ आपको बोल्ड दिख रहा है, बोल्ड थोड़ा ब्लैक कलर का दिख रहा होगा बोल्ड में हाईलाइट से, वो आपका वहीं पर आपका भरने वाला था। जैसे में देखिए कहाँ कहाँ आपका भरने वाला था, एक यहाँ आपका भरने वाला था, यहाँ था। जहाँ जहाँ हम यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं वहाँ आपका भरने वाला था। ठीक है ना, वहाँ क्या था आपका, वहाँ आपका भरने वाला था। ठीक है ना, हमने पहले से इसको भर रखा है, एक लाइन में बना दिया ताकि आपको बढ़िया से पढ़ सके और नोट कर सके। देखिए पहला थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, लड़कियों का फेवरेट कलर यहाँ लाते हैं। चलिए गुलाबी को लाते हैं। कपास एक रेशेदार फसल है, कपास एक रेशेदार फसल है। ठीक है ना, याद रखना है। मक्का खरीफ फसल है, मक्का कौन सा फसल है, खरीफ फसल है। भारत एक कृषि प्रधान क्या है, देश है। भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत की जो 2/3 जनसंख्या किस पर निर्भर है, कृषि। इससे अधिक ही है लेकिन 2/3 आपको याद रखना है। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के 2 शब्दों एगर और कल्चर से मिलकर बना है। एगर और कल्चर से मिलकर क्या बना है, एग्रीकल्चर। ठीक है ना, आगे चावल सर्वाधिक रोहतास जिला में मुख्यतः उत्पन्न होता है। बिहार में सबसे अधिक चावल का उत्पादन क्या होता है, रोहतास जिला में, क्योंकि रोहतास जिला में बारिश भी अधिक होता है और नहर का भी विस्तार अच्छा खासा है इस जिला में। बिहार की कृषि गहन निर्वाहक प्रकार की है, जिसके अंतर्गत वर्ष में 3 फसल बोई जा सकती है। करके बिहार की कृषि गहन निर्वाहक प्रकार की कृषि है, जिसके अंतर्गत बिहार में 3 फसलें बोई जा सकती है। ठीक है ना, 3 फसलें। आगे चावल के लिए अधिक वर्षा वाली जलवायु आवश्यकता है। चावल के लिए एक तरह से कहें तो अधिक वर्षा वाली जलवायु हमको चाहिए, जिसमें वर्षा क्या हो, अधिक हो। गेहूं के लिए दोमट मिट्टी चाहिए। गेहूं के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए हमको, आप बोलिएगा सर गेहूं के लिए तो दोमट मिट्टी चाहिए, बिल्कुल शानदार। मकई के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। मकई के लिए गर्म भी चाहिए और आर्द्र भी चाहिए। ठीक है ना, ऐसी जलवायु की आवश्यकता मकई के लिए होती है। ठीक है ना, मक्का के लिए, मकई का मतलब मक्का जिससे हम लोग पॉपकॉर्न बनाते हैं, वही है ना मक्का, मकई। चलिए ये तो हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स। जो एक प्रश्न आपके एग्जाम में 1 नंबर का आता है, टोटल 10 नंबर का ही रहा। परीक्षा में ये दे देगा, यहाँ से गायब कर देगा इसको, यहाँ से इसको गायब दे देगा और पूछ देगा यहाँ क्या भराएगा, ऐसे दे देगा। देखिए इसको हम गायब करके दिखाते हैं, आप गायब कर देगा परीक्षा में। थोड़ा जल्दी गायब करते हैं, ये आपका ऐसे गायब कर देगा, पूछ देगा क्या भराएगा। तो यहाँ आपको भरना पड़ेगा। ठीक है ना, क्यों नहीं जल्दी होता है जी, ये लो अब होगा, देखते हैं क्या नहीं होता है। अच्छा ऐसे गायब कर देगा, जल्दी से इसको गायब कर देगा। ठीक है ना, पूछ देगा यहाँ पर डैश, यहाँ पर क्या भराएगा, ऐसे ही आपको बुक में दे रखा है, ऐसे ही आपको बुक में दे रखा है। ठीक है ना, ऐसे ही बुक में है आपके, यहाँ पूछता है क्या भराएगा, यहाँ क्या भराएगा, ऐसे है ना। तो यहाँ पर कपास एक डैश फसल है, तो आप क्या बोलिएगा सर, कपास एक रेशेदार फसल है। याद रहेगा ना, ऐसे आप लोग एक को बढ़िया से भर के याद करिएगा। याद क्या करना है, रिवीजन करिएगा। हम नहीं करें कि बैठ के रटिएगा आप लोग, 1-2 बार हफ्ता में 1 बार पढ़ते रहिएगा, दिमाग पर फिट रहेगा। देखिए उसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ शुरू हो रहा है, जो 2 अंक का प्रश्न है। 2 अंक के प्रश्न यहाँ से आपके शुरू हो रहे हैं, जो आपके एग्जाम में सीधे 2 अंक हैं। कितने अंक आएंगे, 2 अंक के प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से मिलेंगे। ठीक है ना, आइए इन प्रश्नों का शुरुआत करते हैं। 2 अंक वाले काफ़ी आसान भाषा में आपको हम बताएंगे ताकि दिक्कत ना आए कहीं से। पहला है, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की कृषि होती है। 2 अंक के प्रश्न है, कम से कम 3 से 4 लाइन 5 लाइन लिखना पड़ेगा आपको। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की कृषि होती है, तो आपको याद रखना है भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की कृषि होती है, प्रधान कृषि, व्यापारिक कृषि और स्थानांतरित कृषि। ठीक है ना, आप लोग इसको लाइन में मत लिखिएगा, आप लोग इसको नंबरिंग करके 3 लाइन में लिखिएगा। ठीक है, ताकि पेज भरा भरा दिखे। आ रहा समझ में, आपको पहले लिख देना है कि भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की कृषि होती है। ठीक है, अब 3 पहला 1 वाला, 2 वाला और 3 वाला, तीनों को आप लोग क्या करना है, तीनों को आप लोग क्या करिएगा, तीनों को आप लोग को नंबरिंग करके लिखना है। तीनों को 3 लाइन में लिखना है नंबरिंग करके। आ रहा है समझ एग्जाम में। आगे 2 नंबर प्रश्न है, रबी फसल और खरीफ फसल में क्या अंतर है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रबी फसल और खरीफ फसल में आपको अंतर बताना है। देखिए तो आपको लिखना है कि रबी फसल सर्दियों में बोई जाती है, जबकि खरीफ फसल गर्मी के बाद मानसून में बोई जाती है। ठीक है ना, रबी फसल में हमें पानी की आवश्यकता कम पड़ती है, जबकि खरीफ फसल में पानी की आवश्यकता हमें अधिक पड़ती है। ठीक है ना, रबी फसल को गेहूं के साथ बोते हैं, जबकि खरीफ फसल को धान के फसल के साथ लगाते हैं। आ रहा है समझ में, इसको आप लोग लिख सकते हैं, इसको सर्दी में बोते हैं, इसको गर्मी में बोते हैं।
आप लोग बढ़िया से 2-3 अंतर फेवरेट लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। बाकी बेस्ट इसको मत भूलिएगा, रबी को सर्दी में और खरीफ को गर्मी में, इसको याद रखें गर्मी के बाद, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। बाकी आप इससे मिलते जुलते और जो हम बताएं अभी उसको मिला जुला के आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। आगे 3 नंबर प्रश्न आपका देखिए क्या करें, पादप संकरण क्या है। पादप संकरण क्या होता है ये आपको बताना। देखिए पादप संकरण को देखते हैं क्या होता है। करें 2 अलग अलग किस्मों के पौधों के गुणों को मिलाकर नई किस्म विकसित करना पादप संकरण कहलाता है, ठीक है ना। संकरण का मतलब क्या होता है कि 2 पौधों को मिला के, जब 2 पौधों को मिला के एक नया पौधा बनाएंगे तो हमारा पादप संकरण कहलाएगा, ठीक है ना। जो अलग अलग किस्मों के पौधों के गुणों को मिलाकर नई किस्म को विकसित करना, नई किस्मों को क्या करना, विकसित करना, पादप संकरण कहलाता है। आ रहा है समझ में। आगे 4 नंबर प्रश्न है, मिश्रित खेती क्या है। मिश्रित खेती क्या है आपको बताना। देखिए जब एक ही खेत में फसल उत्पादन के साथ पशुपालन, देखिएगा यहाँ पर दो लाभ हैं। जब एक ही खेत में फसल उत्पादन के साथ पशुपालन भी किया जाए तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं। तो उसे काम क्या कहेंगे, मिश्रित खेती कहेंगे। या मिश्रित जो खेती होता है इसमें एक साथ कई सारी फसलों को भी लगा दिया जाता है, ठीक है ना। जब एक ही फसल में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाए, पशुपालन किया जाए तो उसे हम लोग मिश्रित खेती कहते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं। अरे कोई दिक्कत है क्या, ऐसे भी बोल सकते हैं यार। जब एक ही समय में एक ही खेत में अलग अलग फसलों को लगाते हैं, ठीक है, तो उसे मिश्रित का मतलब मिला जुला खेती करना। आ रहा है समझ में। चलिए यहाँ तक तो ओके रिपोर्ट है ना। 4 नंबर प्रश्न के साथ कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम किसी को, नो प्रॉब्लम हो गया यहाँ तक। चलिए ये 2 अंक के प्रश्न ज़्यादा नहीं लिखना होता है, 3-4 बढ़िया से आप लोग पूरा कर दीजिएगा। आगे बढ़ेगा तो 5 नंबर प्रश्न मिलेगा, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति होता क्या है आपको इसके बारे में बताना है। आखिर हरित क्रांति है क्या, देखिए करें। हरित क्रांति वह प्रक्रिया थी जिसमें उन्नत बीज, रासायनिक खाद और सिंचाई के उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। यानी हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था फसल के उत्पादन में वृद्धि लाना, ठीक है। हरित क्रांति के बाद इसमें आपको अनेक प्रकार की नई नई मशीनें का उपयोग कराया गया, नए नए खादों के बारे में आपको समझाया गया। मतलब क्रांति जब आया इसका मुख्य उद्देश्य था फसल उत्पादन की वृद्धि करना, फसल की उत्पादन में वृद्धि लाना, ठीक है ना। बस आगे गहन खेती से आप क्या समझते हैं। गहन खेती क्या होता है। गहन का मतलब एक ही भूमि पर, देखिए क्या होता है आपको समझा देते हैं। पर एक ही भूमि से बार बार अधिक उत्पादन प्राप्त करने की प्रक्रिया गहन खेती कहते हैं। एक ही भूमि से बार बार अधिक उत्पादन प्राप्त करने की प्रक्रिया को गहन कृषि कहते हैं। बढ़िया से एकदम लॉलीपॉप परिभाषा है कि एक ही भूमि से बार बार अधिक उत्पादन प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आप बोलिएगा सर उसको कहते हैं गहन कृषि, गहन कृषि कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, गहन खेती या गहन कृषि बोल सकते हैं। आप लोग खेती पूछा तो खेती लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। गहन खेती कहते हैं, ठीक है ना, गहन खेती। आ रहा है समझ में। गहन खेती किसे कहेंगे, तो बस सिंपल सा लॉजिक है, बोल दीजिएगा। आगे झूम खेती। झूम का मतलब गोल गोल। इसमें क्या होता है कि झूम खेती का मतलब इसमें जगह बदल के खेती होता है। झूम खेती का मतलब पूरा झूम के खेती होगा, पूरा झूम एकदम बदल के खेती, जगह बदल, झूमा मतलब क्या चीज़, मतलब घूम के खेती होता है झूम खेती में। देखिए क्या क्या होता है। कौन है, जंगल काटकर एक स्थान पर खेती करना, फिर स्थान बदल लेना, झूम खेती कहलाता है। मतलब मान लीजिए जंगल काट कर, ठीक है, उस जगह पर खेती करना, पुनः जगह बदल देना ही झूम खेती कहलाता है। समझ में आ रहा है। जंगल काट कर एक स्थान पर खेती करना, फिर स्थान बदल देना, झूम खेती कहलाता है, ठीक है ना, झूम खेती। आ रहा है समझ में। झूम खेती लिख लीजिएगा आप लोग। आगे 8 नंबर प्रश्न है, फसल चक्र के बारे में लिखिए। अगर फसल चक्र होता क्या इसके बारे में आपको बताना है। देखिए एक ही खेत में समय समय पर अलग अलग फसलें बोने की प्रक्रिया को फसल चक्र कहते हैं। एक ही खेत में समय समय पर अलग अलग फसलें बोने की प्रक्रिया को फसल चक्र कहते हैं। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। फसल चक्र में कोई दिक्कत आपको नहीं हो सकता, कोई दिक्कत, सिंपल सा क्वेश्चन है फसल चक्र, ठीक है। चलिए रहा फसल चक्र। आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 9 नंबर प्रश्न, रोपण या बागानी खेती से आप क्या समझते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रसगुल्ला आंसर देंगे इसका भी। रोपण या बागानी खेती से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते हैं, ये समझाते हैं। करें किसी विशेष फसल को बड़े क्षेत्र में व्यावसायिक उद्देश्य से उगाना बागानी या रोपण खेती कहलाता है। किसी विशेष फसल, मान लीजिए धान गेहूँ हमारा विशेष फसल होता है, मुख्य फसल होता है। तो किसी विशेष फसल को बड़े क्षेत्र में, क्षेत्र का मतलब खेत, बड़े खेत में व्यवसायिक का मतलब बेचने के उद्देश्य से, व्यवसायिक का मतलब बेचना, व्यवसायिक मतलब बेचने के उद्देश्य से, बेचने
की उद्देश्य से, बेचने की उद्देश्य से खेती करना हमारा क्या कहलाता है, बगानी या रोपण खेती कहलाता है। आ रहा है समझ में? चलिए ये है आपका बारी। आगे 9 नंबर, वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के उपाय बताएं। वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के उपाय बताएं। आखिर क्या क्या परिवर्तन के उपाय हम लगा सकते हैं? पहला देखिए, क्यों क्वेश्चन इधर स्लाइड हुआ है क्या जी? क्वेश्चन काफ़ी छोटा क्या लग रहा है? स्क्रीन चेक कर लेते थोड़ा सा, सब कुछ प्रॉपर ढंग से आपको दिख रहा है कि नहीं जी? नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो सकता है। सब कुछ तो सही दिख रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है, सब कुछ सही दिख रहा है, सब कुछ सही है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हेतु सिंचाई सुविधा, कृषि यांत्रिकरण, बाजार उपलब्धता और सहकारी संस्थाएं जरूरी है। ठीक है ना? मतलब वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का उपाय, जो गांव वाला इलाका है उसमें हम लोग क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहला सिंचाई सुविधा हम लोग बढ़ाएंगे, सिंचाई की सुविधा बढ़ाना पड़ेगा। सिंचाई सुविधा बढ़ाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंचाई की सुविधा। ठीक है ना? यहाँ पर हम लोग इसको हाईलाइट करते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट ही करता है। यहाँ पर सिंचाई की सुविधा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है? कृषि यंत्रीकरण, यानी हमको तमाम प्रकार की मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? बाजार की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो भी हम कृषि करेंगे तो बाजार में ना बेचेंगे। अब बाजार में नहीं रहेगा तो कहाँ से बेचेंगे? सहकारी संस्थाएं भी चाहिए हमको, सहकारी संस्थाएं ज़रूरी है। ठीक है ना? यानी ये सभी हमारी ज़रूरी है हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए। ठीक है ना? इन सभी चीज़ों में परिवर्तन लाना काफ़ी ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ से दीर्घोत्तरी प्रश्न शुरू हो रहे हैं, यहाँ से आपके लघुत्तरी प्रश्न खत्म हो गए। ठीक है ना? यहाँ से अब आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न शुरू होंगे, जो आपके एग्जाम में 5 अंक के आते हैं। ठीक है ना? 5, यहाँ से जितने प्रश्न मिलेंगे वो 5 अंक वाले मिलेंगे। कितने अंक वाले? 5 अंक वाले आपको प्रश्न मिलेंगे। ठीक है ना? जो आपके एग्जाम में सीधे 5 अंक के आएंगे, जिसमें आपको कम से कम एक बिता लिखना पड़ेगा। ऐसे प्रश्नों में दीर्घोत्तरी प्रश्न कम से कम आपको कुछ समझ नहीं आया तो अपने बिता से एक बिता लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा पूरा। ये कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मतलब एक बिता से कम नहीं लिखना होता है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि 200 से 250 शब्दों में कहता है दीर्घोत्तरी प्रश्नों में, कई बार 150 शब्दों में मिलता है, लेकिन आपको 150 से कम शब्द लिखना ही नहीं होता, 150 से 200 शब्दों में लिखना पड़ता है दीर्घोत्तरी का। आइए देखते हैं इस प्रश्न का। पहला प्रश्न है, भारत एक कृषि प्रधान देश है कैसे? आपको इसको डिटेल से बताना है कि भारत एक कृषि प्रधान का मतलब किसी भी काम को, मतलब यह काम जो है आपकी भारत में अधिक होता है। प्रधान का मतलब सबसे ऊपर, प्रधान किसको कहेंगे? जो सबसे ऊपर होता है। तो भारत में कृषि कार्य सबसे ऊपर है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है कैसे है, ये आपको डिटेल से समझा देना है। देखिए, भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है और कृषि पर निर्भर है। लगभग 60 से अधिक प्रतिशत लोग सीधे परोक्ष रूप से कृषि या जीविका प्राप्त करते हैं। लगभग 60 से अधिक प्रतिशत लोग सीधे या परोक्ष मतलब वो भी डायरेक्ट रूप से कृषि से जीविका प्राप्त करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित है। खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन आदि सभी कृषि से जुड़े हुए हैं। भारतीय त्यौहार, परंपराएं, सांस्कृतिक भी कृषि जुड़ी हुई है, इसलिए कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसलिए कहा जाता है कि भारत का कृषि प्रधान देश है। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके इसको लिखने का प्रयास करेगा, कोई दिक्कत आप चाहे तो इसमें और ऐड कर सकते हैं। कम लगे आपको आंसर तो और ऐड कर सकते हैं कि भारत में क्या है, उद्योग की कमी है, जिसके कारण अधिकतर लोग कृषि कार्य पर ही आश्रित रहते हैं। भारत में क्या है, एक तरह से टेक्नोलॉजी की बहुत कमी है, अभी बहुत पीछे चल रहा है। भारत में रोजगार की कमी है, क्योंकि भारत के दूसरे देश में कमाने अधिकतर जाते हैं, आप सुने होंगे। तो इन सब के वजह से भारत के लोग कृषि कार्य पर मजबूर रहते हैं, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा है। तो आप लोग बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट लेके लिखिएगा, ताकि कहीं से कोई दिक्कत देखने को ना मिले। दिक्कत हो ही नहीं सकती, इतना लिख देते तो आपका अच्छा खासा एक पेज हो जाएगा। इतना में आ रहा है समझ में? क्योंकि इतना में आपका 4 से 5 वर्ड में एक लाइन 2 लाइन 3 लाइन मतलब 10-12 लाइन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको 2 नंबर का प्रश्न मिलेगा, कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृषि के लिए लाभदायक है कैसे? कृषि के लिए लाभदायक है कैसे? कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृषि के लिए लाभदायक है कैसे? ये प्रश्न आपसे पूछा गया 2 नंबर में, दीर्घोत्तरी प्रश्न है। ठीक है ना? आइए इसको देखते हैं आसान भाषा में। कह रहे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेती करने से उपज में वृद्धि होती है। जब हम लोग वैज्ञानिक तरीका कृषि कार्य में अपनाएंगे तो कृषि कार्य में हमारा क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है ना? वृद्धि होती है और किसानों को अधिक लाभ होता है। और किसानों को यहाँ क्या होता है, अधिक लाभ होता है। कर अच्छी किस्म की बीजों का उपयोग, अच्छी किस्म जैसे में हम लोग
वैज्ञानिक दृष्टि से अगर खेती करेंगे तो अच्छे किस्म का हमको बीज मिलेगा, अच्छे किस्म के बीजों का हम लोग उपयोग करेंगे। ठीक है, रासायनिक एवं जैविक उर्वरकों को संतुलित प्रयोग करें, क्योंकि वैज्ञानिक तरीका में आपको सब कुछ डिटेल से समझाया जाता है, बताया जाता है कि आपको कितना उसमें कितना किसका उपयोग करना है, कितना खादर का उपयोग करना है, कितना जैविक खादर, कितना रासायनिक खादर, इस सब का उपयोग करना है। सिंचाई की आधुनिक विधि आपको मिलेगी, जैसे सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई आप सुने होंगे। ड्रिप सिंचाई काफ़ी फेमस है, इसमें बूंद बूंद करके ड्रिप सिंचाई आप सुने होंगे, पढ़े होंगे। आखिर ड्रिप सिंचाई क्या होता है? सिंचाई ऐसे ये वाला सिंचाई रहता है। ड्रिप सिंचाई में कैसे कार्य होता है, ठीक है ना, आप लोग इसके बारे में पढ़ रखे होंगे। ठीक है, तो ये आधुनिक विधि के अंतर्गत आता है। कीट और रोग नियंत्रण के वैज्ञानिक तरीका, आप लोग कीट और रोग नियंत्रण के बारे में वैज्ञानिक तरीका से मतलब आप जानकारी ले सकते हैं। समय पर बुआई और कटाई, क्योंकि समय पर बुआई और कटाई नहीं करेंगे तो फिर भी दिक्कत है। इन सब के बारे में हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का लाभ उठाना चाहिए। इन सभी उपायों से उत्पादन बढ़ता है और लागत घटती है। लागत का मतलब उत्पादन, हमारा फसल ढेर होगा लेकिन पैसा कम लगेगा। लागत मतलब पैसा, लागत मतलब पैसा लगाना, जितना भी पैसा हम लगाते हैं ना कम लगाना पड़ेगा। पैसा यहाँ पर लागत का मतलब कम पैसा लगाना पड़ेगा, घटने का मतलब कम पैसा लगाना। खेती में क्या करना, कम पैसा लगाना। और किसान की आय में सुधार होता है, किसान को अच्छा खासा मुनाफा मिलता है, फ़ायदा होता है, किसान को अधिक पैसे मिलते हैं, बेचता है फसल को। तो आ रहा है डिटेल से समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो आपको 3 नंबर प्रश्न मिलेगा। देखिए, बिहारी कृषि मानसून के साथ जुआ कहा जाता है। कैसे? जुआ आप सुने हैं? जुआ क्या होता है? जुआ काफ़ी धोखेबाज खेल होता है जी। ये मतलब भाग्य का बात है, जीत गए तो बल्ले बल्ले, हार गए तो पूरा घर द्वार पूरा ख़त्म हो जाता है जुआ में। आप सुनिए, कई आदमी होते हैं कि जुआ के चक्कर में अपना घर द्वार पूरा बेच देते हैं, पूरा अपना हिस्सा ज़मीन बेच देते हैं, पत्नी का गहना बेच देते हैं। ऐसे हो आप सुनेंगे कि इसमें कैसे जुआ। तो भारत का मतलब कृषि भी ऐसा ही है कि किसान सालों साल कृषि करता है और लास्ट में जाके बाढ़ आ जाता है, पूरा फसल बर्बाद। किसान कृषि कार्य किया है, 6 महीने तक फसल एकदम लाजवाब है, 6 महीने के बाद 7वें महीना में सुखाड़ आ गया, फसल बर्बाद। ऐसा होता है। तो देखिए जुआ है कर रहा है। बिहारी कृषि वर्षा पर बहुत अधिक निर्भर करती है। बिहार की जो कृषि है वर्षा पर बहुत अधिक निर्भर करती है, क्योंकि यहाँ सिंचाई की सुविधाएं सीमित है। यदि समय पर वर्षा नहीं हो या अधिक वर्षा हो जाए तो फसलें नष्ट हो जाती हैं। समय पर वर्षा नहीं होगा तो सुखाड़ हो जाएगा, अगर वर्षा हो जाएगा तो दहाड़ आ जाएगा। सुखाड़ और दहाड़ आप सुनेंगे। सुखाड़ क्या होता है, दहाड़ क्या होता है? सुखाड़ और दहाड़ आप इसके बारे में नहीं जानते हैं? जानते होंगे यार। सुखाड़ का मतलब इसमें क्या होगा, जल की कमी हो जाएगी। इसमें जल की, ये क्या रहा है जी, इसको स्मार्ट तरीका बना के देखते हैं बनता है कि नहीं। सुखाड़, इसको भी बनाए थे स्मार्ट तरीका से, तो ये दहाड़। सुखाड़ और दहाड़, ये देखिए सुखाड़ और दहाड़। तो सुखाड़ और दहाड़ इसमें जल की क्या हो जाएगी, कमी होती है। इसमें जल की हमारी सुखाड़ में कमी हो जाएगी, इसमें जल हमारा ज़्यादा हो जाएगा। जल इसमें हमारा क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा दहाड़ में। किसका? जल का, जल, ठीक है ना, H2O, जल का सूत्र H2O। तो ये सुखाड़ और दहाड़ होता है। अगर बारिश अगर आ गया तो हमारा क्या होता है, बाढ़ आ जाता है। बारिश नहीं आता तो सुखाड़ आ जाता है। ऐसी समस्या बिहार में है। ठीक है, अब कह रहे हैं फसलें नष्ट हो जाती है। कभी कभी सूखा और कभी कभी बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे किसान भारी नुकसान झेलने होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बिहार की कृषि मानसून पर निर्भर एक जुआ है, क्योंकि जुआ है, भाग्य के बात अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर काफ़ी नुकसान होता है। क्योंकि बिहार भी कृषि प्रधान राज्य है, कृषि पर ही बिहार की जीविका आधारित है। अक्सर 80% लोग बिहार में कृषि कार्य से जुड़े हैं। ठीक है, तो नुकसान होता है, भारी नुकसान होता है। आ रहा है समझ में? इसको डिटेल से लिखिएगा ताकि दिक्कत ना है। आप लोग लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो 4 नंबर एक प्रश्न मिलेगा आपको। कृषि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम हो सकता है कैसे? कृषि सामाजिक परिवर्तन का मतलब सामाजिक परिवर्तन लाना, समाज में बदलाव का माध्यम हो सकता है कैसे? ठीक है, देखिए कह रहा है कृषि में सुधार से गांवों की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि में सुधार होता है। महिलाएं भी कृषि कार्यों में भाग लेती है, जिससे सामाजिक समानता आती है। जब किसान आधुनिक तकनीक अपनाते हैं तो उनका सोचने का तरीका बदल जाता है। जब किसान आधुनिक तकनीक अपनाएंगे तो उनके सोचने का तरीका है वो बदल जाएगा। सोचने का तरीका उन्हें क्या हो जाएगा, बदलता है। इससे समाज में प्रगति, बदलाव और सुधार आते हैं। इसलिए कृषि सामाजिक परिवर्तन के एक सशक्त माध्यम बन सकती है। इसलिए कृषि सामाजिक परिवर्तन का एक
सशक्त माध्यम क्या हो सकती है, बन सकती है। आ रहा है समझ में? अगर कृषि कार्य बढ़िया से मतलब दुनिया का सबसे अच्छा काम कृषि ही है, बस बदौलत हमको उतना मतलब मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक फायदा होता है कृषि कार्य में, फायदा है, काफ़ी अधिक फायदा, ये नहीं नुकसान है, काफ़ी अधिक कृषि कार्य में फायदा हो सकता है। ठीक है ना? अच्छा काम है, कृषि करना एक अच्छा काम है, ठीक है ना, गुड वर्क। लेकिन बदौलत हमें उतना मिलना चाहिए यार, यंत्र मिलना चाहिए, इसके लिए उन्नत किस्म का फसल मिलना चाहिए, मजदूर मिलना चाहिए, सब कुछ मिल गया तो कृषि आपका बेस्ट ऑफ लक हो सकता है। सब दुनिया का नंबर 1 काम है कृषि कार्य, काफ़ी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बेहतर होगा। बस नुकसान ना हो, बाढ़ सुखाड़ इत्यादि ना आए, मानसून साथ दे तो बेहतर आप कर सकते हैं। समाज के पूरे देश को बदलाव कर सकते हैं, पूरे राज्य का बदलाव कर सकते हैं कृषि कार्य से। आ रहा है समझ में? तो कृषि कार्य का माध्यम हो सकता है एकदम, यस प्रॉपर, हाँ हो सकता है, यस। बस कृषि कार्य बढ़िया से होना चाहिए, सुधार हो। आगे जाएंगे तो 5 नंबर इस चैप्टर का लास्ट ही क्या जी, लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट दीर्घोत्तरीय है, इसको काफ़ी डिटेल से समझाया चाहिए। 5 नंबर प्रश्न, कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, समझावें। कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, समझाना। ये करें, कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है परंपरागत खेती की जगह वैज्ञानिक तरीके से अपनाना, वैज्ञानिक तरीके अपनाना, ठीक है ना। इसमें निम्नलिखित उपाय शामिल है। वैज्ञानिक तरीके में कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या है, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है आपको बताना है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहला, उन्नत बीजों का प्रयोग। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं यहाँ पर, बढ़िया वाला कोई कलर लाते हैं आपके लिए। उन्नत किस्म का प्रयोग, सबसे पहला क्या है जी, उन्नत किस्म का प्रयोग, उन्नत किस्म का प्रयोग। दूसरा है भूमि परीक्षण का कर उर्वरक का मतलब भूमि को चेक करके, भूमि परीक्षण का मतलब चेक करना, भूमि को चेक करेंगे आखिर भूमि में किस चीज़ की कमी है तब उर्वरक देंगे। हम लोग तो हर साल यूरिया मारते हैं, यूरिया हर साल मारते हैं, आखिर उसमें चेक तो करना पड़ेगा भूमि में किसकी कमी है। समय अनुकाल बुआई और सिंचाई, कीट एवं रोग नियंत्रण के उपाय, आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करके इन उपायों से उत्पादन बढ़ता है, किसानों की आय वृद्धि होती है और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता। इससे कृषि अधिक लाभदायक और टिकाऊ बनती है। इससे कृषि हमारी अधिक लाभदायक और क्या बनती है, टिकाऊ बनती है। आ रहा है समझ में? दिक्कत है? नहीं दिक्कत हो सकता, बस वैज्ञानिक बुद्धि क्या क्या है, वैज्ञानिक उपाय क्या क्या है, आपको इसमें लिख देना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन रहते तो हम आपको और कराते। आज खुशी की बात यह है कि हम भी खुश हैं कि आपका इतिहास खत्म हो गया, आपके क्लास 9 का इतिहास पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। टोटल जितने भी चैप्टर थे आपके क्लास 9 इतिहास में, हमने एक एक को काफ़ी डिटेल से करा दिया है। आप जाके एक एक चैप्टर को देख सकते हैं। टोटल 8 चैप्टर थे, टोटल 8 चैप्टर। ये आपके क्लास 9 इतिहास में टोटल कितने चैप्टर थे, 8 चैप्टर थे। सबको हमने करा दिया, बारी बारी से एक एक चैप्टर को हमने कराया है। कहीं से 8 चैप्टर में कहीं से कोई भी दिक्कत आए बेहिचक तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि सर हमको यहाँ से दिक्कत है। इन 8 चैप्टरों में कहीं से कोई भी दिक्कत आपको नज़र आए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमको आपने जो प्रश्न बताया था उसमें इस क्वेश्चन में दिक्कत है। हम आपको पुनः बताएंगे कि आप कमेंट करना है आपको कि सर हमको यहाँ दिक्कत है, वहाँ दिक्कत है। हम आपको पूरा डिटेल से पुनः कमेंट बॉक्स में समझाने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं यह भी वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, ऐसे मिलेंगे तुरंत इसके नेक्स्ट पार्ट में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।